सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। क्षितिज पर आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था और गांव की पगडंडी पर बिछी ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर कहीं मंदिर की घंटी की एक मध्यम सी गूंज ठंडी हवा में घुल रही थी, जो रूह को एक अजीब सी शांति दे रही थी। उसी खामोश मंजर के बीच गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था। उसकी दीवारों पर पड़ी गहरी दरारें वक्त की मार चीख चीख कर बता रही थीं। छप्पर से झांकते भूसे के तिनके और आधा टूटा हुआ वो पुराना दरवाजा रामलाल की बेबसी का गवाह था। यही घर था रामलाल का, एक बूढ़ा, कमजोर और अपनी औलाद की याद में सिमटा हुआ बाप। उसकी पूरी कायनात अब बस इन्हीं 4 दीवारों के सन्नाटे में कैद होकर रह गई थी। रामलाल अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उस सुबह भी सूरज निकलने से पहले ही जाग गया था। शरीर साथ नहीं दे रहा था, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और कमर झुककर कमान हो चुकी थी, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में अब भी वही अनुशासन जिंदा था। पहले कांपते हाथों से आंगन में झाड़ू लगाना और फिर चूल्हे पर पानी चढ़ाना। घर के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि जब रामलाल को खांसी उठती तो उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर एक डरावनी गूंज के साथ वापस लौट आती। कभी इसी मिट्टी की सौंधी खुशबू वाले घर में खुशियों का सैलाब उमड़ता था। जब उसका बेटा विक्रम नंगे पांव दौड़ता हुआ अंदर आता, अपने स्कूल के किस्से सुनाते थकती नहीं थी उसकी जबान, और फिर थक हार कर रात को अपने बापू की गोद में सिर रखकर बेफिक्र सो जाता था। पर आज उन यादों की राख के सिवा वहां कुछ नहीं था। चारपाई के ठीक बगल में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था, जो रामलाल के लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। हर सुबह वह थरथराते हाथों से उसे खोलता और एक पुरानी फाइल बाहर निकालता। वह कई मिनटों तक बस उसे निहारता रहता। उस फाइल में विक्रम की कड़ी मेहनत से हासिल की गई डिग्रियां थीं, स्कूल की वो पुरानी मार्कशीट और उस पासपोर्ट की फोटोकॉपी थी जिसने उसके बेटे के सपनों को 7 समंदर पार की उड़ान दी थी। गांव के लोग जब भी गलियों से गुजरते तो अक्सर कह देते, रामलाल, तेरा बेटा तो अब बड़ा आदमी बन गया होगा, वहां तो डॉलर कमाता होगा वो। रामलाल के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान तैर जाती, लेकिन उसकी पथराई हुई आंखों का खालीपन सब कुछ बयान कर देता था। 5 साल पहले का वो मंजर आज भी उसकी आंखों में ताजा था, जब पूरा गांव विक्रम को विदा करने आया था। रामलाल ने अपनी खून पसीने से सींची हुई छोटी सी जमीन तक बेच डाली थी ताकि बेटे की पढ़ाई और टिकट का इंतजाम हो सके। उस विदाई की सुबह उसने बस एक ही बात कही थी, बेटा, तू जहां भी रहना, बस ये कभी मत भूलना कि तेरा एक घर यहां भी है। विक्रम ने उसे सीने से लगाकर हंसते हुए वादा किया था, अरे बापू, बस 2 साल की बात है, फिर लौट आऊंगा और आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। 2 साल बीते, फिर 3, और देखते देखते 5 साल का लंबा अरसा गुजर गया। शुरू में तो फोन की घंटियां अक्सर बजती थीं, फिर धीरे धीरे वो खामोश होने लगी। अब तो कई कई महीने बीत जाते थे और कोई खबर तक नहीं आती थी। इसके बावजूद रामलाल की उम्मीद कभी नहीं टूटी। वह हर शाम उसी टूटे हुए दरवाजे की चौखट पर बैठ जाता और दूर तक फैली उस कच्ची सड़क को एकटक देखता रहता, जैसे अभी कोई धूल उड़ाती बस रुकेगी और उसका बेटा उतरकर सीने से लग जाएगा। उस सुबह भी उसने वही किया। चूल्हे की मध्यम आंच पर एक सूखी रोटी सेंकी, आधी खुद खाई और आधी सहेज कर रख दी। यह उसकी रूह की तड़प थी। उसे लगता था कि क्या पता आज उसका बेटा अचानक आ जाए और वह भूखा न रह जाए। उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी लौ अब भी टिमटिमा रही थी, मगर जिस्म जवाब दे चुका था। उसे रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि वक्त की कोख में उसके लिए एक ऐसी खबर छिपी है जो उसकी सालों की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर देगी, और उसके बेटे विक्रम के लिए एक ऐसा कड़वा सच इंतजार कर रहा था जो उसकी पूरी हस्ती को झकझोर कर रख देने वाला था। दिन धीरे धीरे अपनी चढ़ती गर्मी के साथ चढ़ाया था। सूरज की तीखी किरणें अब मिट्टी की दीवारों को तपा रही थी। रामलाल ने अपने पुराने फटे हुए गमछे से माथे का पसीना पोंछा और फिर से उसी इंतजार वाली जगह पर जाकर बैठ गया। सामने वही कच्ची सड़क थी जो गांव की सादगी को शहर की चकाचौंध से जोड़ती थी। जब भी कोई साइकिल गुजरती या मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज आती, रामलाल का बूढ़ा दिल एक पल के लिए जोर से धक धक करने लगता। शायद विक्रम आ गया, पर हर बार की तरह सिर्फ खामोशी और धूल ही उसके हिस्से आती। पास रहने वाली काकी जब कुएं से पानी भरकर लौटी तो उन्होंने रामलाल की तरफ देखा और हमदर्दी भरी आवाज में पूछा, भैया, आज फिर सड़क निहार रहे हो क्या? आज फोन आया विक्रम का? रामलाल ने अपनी नमी छुपाते हुए एक झूठी मुस्कान दी और कहा, बस काम में फंसा होगा, बड़े लोग हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं।
काकी समझ गईं कि ये सिर्फ एक बाप का अपने दिल को दिया हुआ दिलासा है। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर रामलाल की आंखों का दर्द देख वह खामोशी आगे बढ़ गई। दोपहर की ढलती धूप में रामलाल ने एक बार फिर उस संदूक की शरण ली। उसने एक छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें वह अक्सर अपने बेटे के नाम कुछ जज्बात लिख दिया करता था, जिन्हें भेजने की हिम्मत उसमें कभी नहीं हुई। उसके चश्मे का शीशा धुंधला चुका था और उस पर ढेरों खरोंचें थीं। फिर भी वह पूरी शिद्दत से पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर कांपती लिखावट में बस एक ही दुआ लिखी थी, बेटा मैं यहाँ ठीक हूँ, बस तू जहाँ रहे खुश रहना। उस तपती दोपहर में उसने एक नया कोरा पन्ना खोला। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, कलम पकड़ना भी दूभर था, लेकिन उसने दिल का सारा गुबार समेट कर लिखना शुरू किया। विक्रम बेटा, आज बहुत दिनों बाद तेरी याद कुछ ज्यादा ही आ रही है। घर की ये मिट्टी की दीवारें अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई हैं, पर इस सन्नाटे में आज भी तेरे बचपन की वो मासूम हंसी साफ सुनाई देती है। याद है तुझे, जब तू छोटा था तो इसी आंगन की धूल में मिट्टी के घरौंदे बनाया करता था। लिखते लिखते रामलाल की धुंधली आंखों से एक आंसू टपक पड़ा और कोरे कागज पर गिरकर फैल गया। उसने जल्दी से उस पन्ने को मोड़ दिया, जैसे वह कागज नहीं बल्कि अपना कलेजा मोड़कर अपने दर्द को दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। शाम ढलते ढलते रामलाल को अपना शरीर कुछ भारी महसूस होने लगा। सीने के भीतर एक मीठा सा उठा दर्द रह रहकर चुभ रहा था, पर उस बूढ़े बाप ने किसी से कुछ नहीं कहा। मन ही मन खुद को दिलासा दिया कि शायद बढ़ती उम्र और थकान का असर है, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। वह अपनी पुरानी चारपाई पर लेट तो गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और टूटी हुई छत के सुराखों से आती सीटी जैसी आवाज घर की खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। उधर 7 समंदर पार उसी वक्त विक्रम अपने दफ्तर की एक आलीशान और चमचमाती ऊंची बिल्डिंग में मसरूफ था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर फाइलों का अंबार लगा था, चारों तरफ मीटिंग्स का शोर था और उसके महंगे मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशंस की गूंज हो रही थी। काम के बीच उसने एक पल के लिए फोन उठाया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में बापू नाम स्क्रीन पर चमक उठा। उसका अंगूठा कॉल बटन पर जाकर 1 सेकंड के लिए ठिठका, पर फिर दिमाग की दौड़ में दिल हार गया। अभी टाइम नहीं है, वीकेंड पर बात कर लूंगा। यह सोचकर उसने फोन वापस मेज पर पटक दिया। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि गांव की उस ढहती हुई झोपड़ी में उसका बूढ़ा बाप उसी वीकेंड की राह देखते देखते हर पल भीतर से टूट रहा है, और आज जो चिट्ठी उस कांपते हाथ ने लिखी है वही आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी और भारी हकीकत बनने वाली है। रात अब अपने पूरे शबाब पर थी और गहराता जा रहा था। चारों तरफ का अंधेरा, गांव की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था और दूर कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को बीच बीच में चीर रही थी। रामलाल अपनी चारपाई पर चित लेटा हुआ फटी छत से झांकते आसमान को देख रहा था। छप्पर के उन छेदों से तारों के छोटे छोटे टुकड़े टिमटिमा रहे थे, जो शायद उसे बचपन की लोरी याद दिला रहे थे। उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थीं और सीने का वो मामूली दर्द अब एक असहनीय बोझ बन चुका था। फिर भी उसने खुद को यही समझाया कि बस थोड़ी सी थकान है, सुबह सूरज निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। उसने पास रखी वही पुरानी डायरी एक बार फिर उठाई। हाथ बुरी तरह थरथरा रहे थे, पर दिल की बेचैनी उसे रुकने नहीं दे रही थी। उसने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना खोला और अपनी आखिरी वसीयत लिखनी शुरू की। विक्रम बेटा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब तेरे सामने नहीं हूं। मैंने जिंदगी भर तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मरते दम तक तेरी एक झलक पाने की तमन्ना थी। तू दुनिया के किसी भी कोने में रहे, बस खुश रहना। मुझे आज भी तुझ पर उतना ही गर्व है जितना तेरे पैदा होने पर था। बस मेरी एक बात याद रखना, जब भी कभी वक्त मिले और तू इस घर की दहलीज पर कदम रखे तो ये समझ लेना कि तेरा बाप आज भी यहीं खड़ा है, सिर्फ तेरे इंतजार में। लिखते लिखते उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। आंसू पन्नों पर गिरे और स्याही के शब्दों को धुंधला कर गए। उसने बड़े जतन से उस चिट्ठी को मोड़ा और उसे डायरी के बीच रखकर वापस उसी लोहे के संदूक में बंद कर दिया, जैसे उसने अपने जीवन का आखिरी मकसद भी उसी संदूक की अमानत बना दिया हो। उस रात उसे खांसी का एक जोरदार दौरा पड़ा। उसने उठकर पानी पीने की कोशिश की, पर कमजोर जिस्म ने साथ छोड़ दिया था। घर में कोई नहीं था जो उसे एक घूंट पानी दे सके या उसकी तड़पती पीठ पर हाथ रखकर उसे दिलासा दे सके। कुछ पल वो अपनी चारपाई के कोने पर बेबस बैठा रहा और फिर धीरे धीरे सीधा लेट गया। अब उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी थीं। उसकी पथराई हुई आंखें अब भी उसी पुराने लकड़ी के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से उसे अपने बेटे के आने की उम्मीद थी। जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण आंगन में उतरी तो घर में
रोज की तरह झाड़ू की आवाज नहीं आई। पड़ोस की काकी ने बाहर से आवाज लगाई, रामलाल भैया, आज सूरज सिर पर आ गया और आप अब तक उठे नहीं। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अनहोनी की आशंका में दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। भीतर का नजारा देख कलेजा कांप उठा। वही पुरानी चारपाई थी, वही गहरा सन्नाटा था और रामलाल वहां बिल्कुल शांत पड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई हलचल नहीं थी। वह एक ऐसी गहरी नींद में सो चुका था जहां से कोई वापस नहीं आता। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग धीरे धीरे वहां जुटने लगे। पर उस छोटे से उजाड़ घर में अब सिर्फ एक ही चीज जिंदा बची थी, वो पुराना लोहे का संदूक और उसके अंदर दबी वो आखिरी चिट्ठी, जो आज भी अपने असली पाठक के इंतजार में खामोश पड़ी थी। रामलाल के जाने के बाद गांव की फिजाओं में 2 दिनों तक एक अजीब सी वीरानी छाई रही। लोग आते, उस वीरान आंगन में कुछ देर बैठते, अपनी आंखों के कोनों को पोंछते और भारी मन से विदा हो जाते। वो छोटा सा घर जो पहले ही टूटा फूटा था, अब और भी डरावना और खाली लगने लगा था। चारपाई अब भी अपनी जगह पर थी, लोहे का वो संदूक भी वहीं कोना दबाए खड़ा था, पर जिस इंसान की सांसों की गर्माहट से इस मिट्टी के ढेर को घर होने का एहसास मिलता था, वो रूह अब जा चुकी थी। पड़ोस की काकी ने घर की सफाई करते वक्त उस संदूक को थोड़ा सरका कर कोने में तो कर दिया, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे हाथ भी लगा सके। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि उस जंग लगे संदूक के भीतर एक बूढ़े बाप की पूरी कायनात दफन है। उधर 7 समंदर पार विक्रम अपनी उस चकाचौंध भरी और भागती दौड़ती जिंदगी के मकड़जाल में बुरी तरह उलझा हुआ था। ऑफिस की लंबी मीटिंग्स, क्लाइंट्स की कॉल्स, नई गाड़ियों का शौक और आलीशान अपार्टमेंट की किश्तें, उसके पास सब कुछ था, बस खुद के लिए वक्त नहीं था। उस शाम वह एक हाई प्रोफाइल पार्टी में मौजूद था। कान फाड़ देने वाला संगीत बज रहा था, हर तरफ हंसी के फव्वारे छूट रहे थे और हवा में कामयाबी का नशा घुला था। तभी उसके महंगे फोन पर एक अनजान भारतीय नंबर से कॉल आने लगी। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, पर जब बार बार वही नंबर स्क्रीन पर चमका तो झुंझलाकर वह शोर से दूर बाहर बालकनी में आया और फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और ठहरी हुई आवाज आई, क्या आप विक्रम बोल रहे हैं? मैं आपके गांव से बोल रहा हूं, आपके पिताजी। आवाज एक पल को लड़खड़ाई, फिर एक भारी पत्थर की तरह विक्रम के कानों में गिरी। वो अब नहीं रहे। विक्रम के हाथ से फोन फिसलने ही वाला था कि उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके कानों में अचानक एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे किसी ने जिंदगी का वॉल्यूम ही म्यूट कर दिया हो। पार्टी का वो शोर, वो संगीत, लोगों की वो बनावटी हंसी, सब कुछ एक झटके में धुंधला हो गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन किसी ने खींच ली हो। उसने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया। उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, वही झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, पर आंखों में दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान लिए उसका बाप, जो हर बार फोन पर बस एक ही झूठ बोलता था, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, तू बस अपना ख्याल रख। उस रात विक्रम एक पल के लिए भी अपनी आंखें मूंद नहीं पाया। उसने तुरंत पहली उपलब्ध फ्लाइट बुक की और सुबह की पहली किरण के साथ ही आसमान में था। विमान की खिड़की से बाहर बादलों के समंदर को देखते हुए उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा। वो बचपन के दिन जब बापू उसे अपने कंधों पर बिठाकर मेले की सैर कराते थे। वह याद आया जब बारिश में बापू खुद तो भीग जाते थे, पर अपनी फटी हुई छतरी से विक्रम को एक बूंद भी नहीं लगने देते थे। उसकी आंखें नम हो गईं और एक कड़वा सवाल उसके कलेजे को चीरने लगा कि मैं अपनों से इतना दूर कैसे निकल गया। अगले दिन जब वह गांव पहुंचा तो उसे लगा जैसे वक्त रुक गया है। वही पगडंडी, वही पुराने पेड़ और वही मिट्टी की सौंधी महक उसका स्वागत कर रही थी, पर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो दरवाजा जहां एक बाप अपनी पथराई आंखों से हर रोज उसका रास्ता निहारता था, आज वहां कोई नहीं था। घर का वो टूटा हुआ दरवाजा आज पूरा खुला था, पर अंदर सिर्फ सन्नाटा पसरा था। चारपाई वीरान पड़ी थी। पड़ोस की काकी ने जब विक्रम को देखा तो उनकी आंखों में भी पानी आ गया। वो धीरे से बोली, बेटा, तेरे बापू आखिरी सांस तक बस तेरा ही नाम लेते रहे। उनकी आंखें बस इसी दरवाजे पर टिकी थीं। विक्रम के सब्र का बांध टूट गया और उसके आंसू बेतहाशा बह निकले। उसे महसूस हुआ कि ये घर अब घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आईना बन गया है जो उसे उसकी सबसे बड़ी नाकामी और स्वार्थ दिखा रहा है। तभी उसकी नजर उस कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। विक्रम धीरे धीरे उसके करीब गया। उसके कदम इतने भारी थे जैसे उसने अपने पैरों में लोहे की बेड़ियां बांध रखी हों। उसने घुटनों के बल बैठकर उस संदूक पर हाथ फेरा। वही जंग लगा ताला, वही छोटी छोटी खरोंचें जो उसने बचपन में खेलते हुए पत्थर से बनाई थी। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। काकी ने पीछे से आकर उसके हाथ में संदूक की चाबी रखी और कहा, बेटा,
तेरे बापू इसे हर रोज खोलते थे, शायद तेरे लिए ही इसमें कुछ सहेज कर रखा है। जैसे ही उसने ताला खोला, एक हल्की सी चरमराहट हुई और ऐसा लगा मानो सालों से कैद यादें एक साथ आजाद होकर बाहर आ गई हूं। संदूक के अंदर बहुत कुछ कीमती सामान नहीं था, बस कुछ पुराने घिसे हुए कपड़े थे। विक्रम की बचपन की स्कूल की किताबें थीं और एक टूटा हुआ प्लास्टिक का खिलौना ट्रक था, पर सबसे नीचे रखी थी वही डायरी। विक्रम ने कांपते हाथों से उस डायरी को उठाया, जिसके पन्ने वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसकी रूह कांपने लगी। हर पन्ने पर उसके नाम के साथ सिर्फ प्यार और फिक्र की चंद लाइनें लिखी थीं। बेटा, आज बहुत तेज बारिश हुई, मुझे तेरी बहुत याद आई। डायरी के पन्ने पलटते हुए विक्रम की उंगलियां एक जगह ठिठक गईं। वहां लिखा था, आज खेत के पास गया था, तू होता तो साथ चलता। इन चंद शब्दों ने विक्रम के कलेजे को चीर कर रख दिया। उसे पहली बार इस बात का गहरा एहसास हुआ कि जिन दिनों वह अपनी कामयाबी के पीछे अंधा होकर भाग रहा था, ठीक उन्हीं दिनों उसका बूढ़ा बाप हर शाम उसके नाम 2 लाइनें लिखकर अपने अकेलेपन का बोझ हल्का करता रहा। फिर अचानक वही आखिरी पन्ना सामने आया, एक मुड़ा हुआ पुराना कागज, वही आखिरी चिट्ठी। विक्रम की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसने बहुत धीरे से उसे खोला। कागज पर लिखे शब्द कहीं कहीं से धुंधले थे, शायद लिखते वक्त रामलाल के आंसू ने उन्हें भिगो दिया था। चिट्ठी में लिखा था, विक्रम बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं शायद तेरे सामने नहीं हूं। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मरते दम तक तेरी एक झलक चाहता था। तू जहां भी रहे बस खुश रहे, मुझे तुझ पर हमेशा गर्व है। आगे पढ़ते पढ़ते विक्रम के हाथ बुरी तरह कांपने लगे और आखिरी लाइन पर आकर उसकी आवाज अंदर ही कहीं टूट गई। चिट्ठी में लिखा था, जब भी इस घर की दहलीज पर कदम रखना तो ये समझ लेना कि तेरा बाप आज भी यहीं खड़ा है, सिर्फ तेरे इंतजार में। विक्रम के पैरों में जान नहीं रही और वह वहीं धूल भरे फर्श पर ढह गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लगा जैसे चिट्ठी का हर शब्द उसके सीने में तीर की तरह उतर रहा हो। बाहर आंगन में वही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, वही शाम की ठंडी हवा चल रही थी, पर आज उसे पहली बार समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। उसके बैंक बैलेंस के डॉलर, उसकी महंगी गाड़ियां और शहर का आलीशान घर उस एक फटे हुए कागज के सामने सब मिट्टी लग रहे थे। उसने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया और पागलों की तरह घर के खाली कोनों को देखने लगा। मिट्टी की वो दीवारें अब भी वैसे ही चुपचाप खड़ी थीं, जैसे उन्हें अब भी किसी के लौटने की उम्मीद हो। उस पल विक्रम को महसूस हुआ कि उसका बाप सच में मरा नहीं है, वह यहीं है, इसी दहलीज पर खड़ा, आज भी मुस्कुराकर उसका रास्ता देख रहा है। डायरी को सीने से लगाए विक्रम काफी देर तक वहीं फर्श पर बैठा रहा। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, पर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बाहर सूखे पत्तों की सरसराहट उस घर के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। उसे लग रहा था जैसे घर की हर आवाज उसे धिक्कार रही हो कि क्यों नहीं आया तू पहले। धीरे धीरे वह उठा और घर के हर कोने को सहलाने लगा। दीवार पर उसकी बचपन की एक धुंधली सी फोटो टंगी थी, जिसमें वह स्कूल की ड्रेस पहने मुस्कुरा रहा था और पीछे रामलाल सीना चौड़ा करके गर्व से खड़े थे। उस फोटो पर धूल की एक मोटी परत जमी थी, जिसे विक्रम ने अपने हाथ से साफ किया। उसे एहसास हुआ कि वक्त ने सिर्फ इन दीवारों पर नहीं, बल्कि उसके रिश्तों पर भी धूल जमा दी थी। फर्क बस इतना था कि फोटो की धूल तो साफ हो गई, पर जो पल हाथ से निकल गए वो अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। शाम होते होते गांव के कुछ लोग उसके पास आए। किसी ने सहानुभूति से कंधे पर हाथ रखा तो किसी ने बस चुपचाप साथ दिया। सबके शब्द लगभग एक जैसे ही थे, तेरे बापू तुझ पर बहुत गर्व करते थे। यह गर्व शब्द अब विक्रम को सुकून देने के बजाय एक गहरे जख्म की तरह लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि जिस कामयाबी के घमंड में वो खोया था, उसकी असल नींव तो उसके बाप की कुर्बानियां थीं, जिन्हें वो भूल चुका था। उस रात उसने उसी पुरानी चारपाई पर सोने का फैसला किया, जहां उसके बापू ने आखिरी सांस ली थी। छत की तरफ देखते हुए उसे अपनी वो सारी गलतियां याद आने लगी, जब उसने काम का बहाना बनाकर फोन काट दिया था। हर वो त्योहार जब उसने घर आने के बजाय ऑफिस को चुना था, और हर वो वीकेंड जब उसने अपनों से ज्यादा आराम को अहमियत दी थी। अब ये सारे बीते हुए साल उसके सामने एक हिसाब की तरह खड़े थे। आधी रात को जब नींद नहीं आई तो वह उठकर बाहर आंगन में आ गया। चांदनी की हल्की रोशनी में वही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। विक्रम ने पेड़ के तने को छुआ तो उसे याद आया कि यही बापू ने उसकी ऊंचाई नापी थी और हंसकर कहा था, देख मेरा बेटा तो मुझसे भी लंबा हो गया। विक्रम की आंखें फिर भर आईं। उसने दिल से महसूस किया कि वह कद में तो लंबा हो गया, पर दिल और फर्ज के मामले में वो आज भी बहुत छोटा रह गया।
उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह इस घर को अब खंडहर नहीं बनने देगा और न ही अपने बापू की यादों को इस धूल में दबने देगा। यह घर अब सिर्फ मिट्टी का ढांचा नहीं, बल्कि उसकी गलतियों का प्रायश्चित और सुधार का आखिरी मौका था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में उतरी तो विक्रम चारपाई पर बैठा काफी देर तक खामोश रहा। रात भर की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बाहर से बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें आ रही थीं। वही हंसी जो कभी उसके अपने बचपन की पहचान थी। उसे लगा जैसे वक्त ने एक पूरा चक्कर काट लिया हो। बस अब वह बच्चा नहीं रहा था और इसे कंधों पर उठाने वाला बाप अब इस दुनिया में नहीं था। विक्रम बाहर निकला और उसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग वहां बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने जब विक्रम को देखा तो पास चले आए। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तेरे बापू रोज यहां बैठकर बस तेरी ही बातें करते थे। कहते थे मेरा विक्रम बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर विक्रम की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हुआ कि उसके बाप ने कभी उसकी कामयाबी से कुछ नहीं चाहा था। वह तो बस अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे की यादों के सहारे ही जीता रहा। बापू ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने तो बस आखिरी सांस तक अपने बेटे पर गर्व ही जताया था। यह बात विक्रम के सीने में घर कर गई और उसने उसी पल एक बड़ा फैसला, या उसने मन ही मन ठान लिया कि अब यह घर इस तरह बदहाल और वीरान नहीं रहेगा। वह तुरंत पंच आयत के पास गया और साफ लहजे में बोला, मैं इस पुराने घर को फिर से जीवित करूंगा और गांव का एक बच्चों के लिए बापू की याद में यहाँ एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनवाऊंगा। गांव के लोग अंग रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि विदेश की चकाचौंध से लौटा बेटा अपनी जड़ों के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। पर विक्रम के लिए यह सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण नहीं था, ये उसके अंदर सुलग रहे अपराधबोध का प्रायश्चित था। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया और विक्रम खुद मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जब पुरानी और जर्जर दीवारें हटाई आने लगीं, तो हर गिरती ईंट के साथ विक्रम को अपनी कोई पुरानी याद टूटती हुई महसूस होती। लेकिन हर नई ईंट रखते समय उसे ऐसा लगता जैसे वो अपने पिता के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते की नींव को फिर से जोड़ रहा हो। गांव के बच्चे किसी त्योहार की तरह यहाँ वहां उत्साह से दौड़ रहे थे। शाम को काम रुकने के बाद वह फिर उसी पुराने संदूक के पास बैठा। उसने बापू की डाक यरी को बड़े जतन से अपने बैग में रख लिया। अब वह इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, ताकि जिंदगी की अंधी दौड़ में वह फिर कभी अपने रिश्तों को पीछे न छोड़ दे। उसने घर की चौखट को 8 लगाया, अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाया, बापू, इस बार मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। इस बार आपकी यादों और आपकी सीख को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उस दिन पहली बार विक्रम को महसूस हुआ कि माना देर तो बहुत हो गई है, पर वापसी का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। उसके दिल में दर्द अब भी था, लेकिन उस दर्द की कोख से एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। एक ऐसा संकल्प जो उसकी बाकी बची जिंदगी की दिशा और दशा बदलने वाला था। कुछ ही हफ्तों में घर की सूरत ही बदल गई। जहां कभी टूटी दीवारें और झुकता हुआ छप्पर था, वह अब नई ईंटों की सौंधी खुशबू महकने लगी थी। आंगन अब साफ सुथरा था और पुराने नीम के पेड़ के नीचे ताजा मिट्टी डाली गई थी। गांव वाले हर शाम काम देखने आ जाते। कोई अपनी सलाह देता तो कोई बस मुस्कुराकर चला जाता। सबके चेहरों पर एक संतोष था, जैसे यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत फिर से तामीर हो रही हो। विक्रम हर छोटे बड़े काम में खुद हाथ बंटाता। मजदूरों के साथ सामान उठाना, पौधों को पानी देना या नक्शे पर चर्चा करना, उसे अब इसी काम में शर्म नहीं आती थी। उसके महंगे और ब्रांडेड कपड़े अब मिट्टी और धूल से सने रहे थे, पर पहली बार उसे उस मिट्टी से जुड़ने में एक रूहानी सुकून मिल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वह सिर्फ मकान नहीं बना रहा, बल्कि अपने भीतर के उस खालीपन को भर रहा है जो बरसों से उसे साल रहा था। एक शाम जब वह पुस्तकालय के लिए आई किताबों के डिब्बे खोल रहा था, तो हर किताब को हाथ में लेकर वह बस यही सोचता कि काश बापू आज ये सब देख पाते। पास खड़े एक छोटे लड़के ने बड़ी मासूमियत से पूछा, भैया, क्या ये सारी किताबें हम सच में पढ़ सकते हैं? विक्रम ने मुस्कुराकर उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ छोटे, ये सब तुम्हारे लिए ही है। उस पल उसे लगा कि दूसरों के सपनों को सहारा देना ही उसके बापू के लिए सबसे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। घर की मुख्य दीवार पर उसने अपने बापू की एक बड़ी और भव्य तस्वीर लगवाई। तस्वीर में वही सादगी भरी मुस्कान थी
और आंखों में वही पुरानी चमक। जब वह तस्वीर दीवार पर टंगी तो कुछ पल के लिए पूरे कमरे में एक गहरा मौन छा गया। विक्रम ने उस तस्वीर के सामने अपना सिर झुका दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बापू की रूह उससे कह रही हो, अब समझा तू असली दौलत क्या है। उस रात वह अकेले आंगन में बैठा आसमान को निहार रहा था। सितारे आज भी वैसे ही टिमटिमा रहे थे जैसे उसके बचपन में चमकते थे, पर आज उसके दिल का बोझ कुछ हल्का था। दर्द आज भी था, पर अब उस दर्द को एक मकसद मिल गया था। उसे यह समझ आ चुका था कि सिर्फ पछताने से बीती जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस पछतावे से लिया गया एक फैसला भविष्य जरूर बदल सकता है। उसने तय किया कि वह विदेश लौटेगा जरूर, पर अब हर साल अपने गांव आएगा। इस घर की दहलीज को छुए बिना उसका कोई भी साल अब पूरा नहीं होगा। यह घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं, उसकी पहचान बन चुका था। देखते ही देखते घर पूरी तरह तैयार हो गया। लाल ईंटों की मजबूत दीवारें, आसमान जैसी नीली खिड़कियां और सामने चमकता हुआ आंगन। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा उद्घाटन समारोह रखा। कोई घर की बनी मिठाई लाया तो कोई फूलों का हार। जब विक्रम ने घर की चौखट पर नारियल फोड़ा तो उसकी निगाहें बरबस ही दीवार पर लगी तस्वीर की तरफ चली गई। बापू की मुस्कुराती आंखें जैसे सब देख रही थीं और उसे आशीर्वाद दे रही थीं। पुस्तकालय भी अब खिल उठा था। लकड़ी की नई अलमारियों में ज्ञान की किताबें सजी थीं और कोने में पढ़ने के लिए मेज कुर्सियां लगी थीं। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर गर्व से लिखा था, रामलाल स्मृति पुस्तकालय। बच्चे शोर मचाते हुए अंदर जा रहे थे और किताबों के पन्ने पलट रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और गीली आंखों से बोले, बेटा, तेरे बापू आज होते तो फूला न समाते। यह सुनकर विक्रम की पलकें भी भीग गईं, पर इस बार उन आंसुओं में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून और संतोष भी था। शाम के धुंधलके में वह अकेला उस शांत आंगन में बैठा रहा। हवा में मिट्टी की वही चिरपरिचित खुशबू घुली थी, पर आज सन्नाटे में दहशत नहीं बल्कि जिंदगी की चहक थी। उसे महसूस हुआ कि घर की दीवारों में अब सन्नाटा नहीं बल्कि जीवन की नई धड़कनें बस गई हैं। फिर भी दिल के किसी बेहद बारीक कोने में एक खालीपन अब भी बाकी था। एक ऐसा खालीपन जिसे शायद अब कोई भी भर नहीं सकता था, पर उस कमी ने ही अब उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। वह एक ऐसा खालीपन था जिसे दुनिया की कोई भी मजबूत ईंट, कोई भी चमकदार रंग या हजारों किताबें नहीं भर सकती थी। विक्रम अच्छी तरह जानता था कि जो वक्त और जो इंसान हाथ से फिसल गया है वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। उसके विदेश लौटने की तारीख अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अपना सामान पैक करते हुए उसने उस पुरानी डायरी को सबसे ऊपर बड़े जतन से रखा। यह डायरी अब उसके लिए महज कागज का पुलिंदा नहीं थी, यह एक ऐसा आईना थी जो उसे ताउम्र याद दिलाती रहेगी कि सफलता की अंधी दौड़ में कहीं अपने पीछे न छूट जाए। उसने घर की चाबियां पड़ोस की काकी के हाथों में थमा दी और भरे हुए गले से कहा, काकी, मैं अब हर साल यहाँ आऊंगा। ये घर अब कभी अकेला और खाली नहीं रहेगा। जाने से पहले वाली रात वह एक बार फिर उसी पुरानी दहलीज पर रुका। उसने झुककर उस मिट्टी को छुआ जिसे कभी उसके बाप ने अपने पसीने से सींचा था और अपनी आंखें मूंद ली। उसे साफ महसूस हुआ जैसे बापू की वही पुरानी और थकी हुई आवाज सर्द हवाओं में गूंज रही हो, खुश रह बेटा। इस बार विक्रम के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल का एक कोना जानता था कि असली सुकून उसे तभी मिलेगा जब वह इस सीख को अपनी रग-रग में उतार लेगा। सुबह की पहली किरण जब आंगन की नई फर्श पर पड़ी तो विक्रम अपना बैग लिए दरवाजे पर खड़ा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और नीम के पत्ते धीरे धीरे हिलते हुए जैसे उसे विदा कर रहे थे। उसने आखिरी बार घर के भीतर एक नजर डाली। वो नई दीवारें, सजी हुई अलमारियां और सामने दीवार पर टंगी बापू की तस्वीर। उस तस्वीर की मुस्कान आज भी वैसी ही सरल थी जैसे वो कह रही हो कि बेटा, अब तू सब समझ गया है। विक्रम ने धीरे से अपना सिर झुकाया और उस दहलीज को छूकर अपने माथे से लगा लिया। गांव की उसी पुरानी पगडंडी पर चलते हुए आज उसे अपना हर कदम भारी लग रहा था। यह वही रास्ता था जिससे वह कभी बड़े बड़े सपनों के पीछे भागते हुए गांव छोड़कर निकला था, और आज उसी रास्ते पर वह एक ऐसी सीख लेकर लौट रहा था जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। बस स्टैंड पर पहुंचकर उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। दूर से वह घर अब छोटा सा दिख रहा था, पर वह अब सिर्फ मिट्टी और ईंटों का ढांचा नहीं था, वह उसके बापू की यादों का एक जिंदा मंदिर बन चुका था। विदेश लौटकर उसकी जिंदगी फिर से उसी पुरानी और तेज रफ्तार पर चलने लगी। वही मीटिंग्स, वही प्रोजेक्ट्स और वही करोड़ों की डील्स। लेकिन अब एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका था। उसकी ऑफिस की मेज
पर अब हमेशा वह पुरानी डायरी रखी रहती थी। जब भी वह काम के बोझ तले दबकर अपने रिश्तों को भूलने लगता, वह चुपके से उस डायरी का एक पन्ना खोल लेता। उन टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखे बापू के शब्द उसे याद दिला देते कि असली सफलता वही है जिसमें अपने आप के साथ हो। हर साल वह बिना चूके अपने गांव आने लगा। पुस्तकालय में अब बच्चों की भीड़ और भी बढ़ने लगी थी। घर में हमेशा रौनक बनी रहती। गांव के लोग अब रामलाल का नाम बड़े सम्मान और गर्व के साथ लेते थे। विक्रम को हर बार गांव आकर यही लगता कि उसने अपने बापू को खोया जरूर है, पर उनकी सीख को अब वह हर दिन जी रहा है। उसके भीतर का पछतावा पूरी तरह कभी खत्म तो नहीं हुआ, पर उसने उस टीस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। कई सालों बाद एक शाम वह फिर उसी आंगन में अकेला बैठा था। आसमान में वही पुराने सितारे चमक रहे थे। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे फिर से वही रूहानी आवाज सुनाई दी, बेटा देर से ही सही, पर तू लौट तो आया। विक्रम के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। अब दर्द उतना तीखा और जानलेवा नहीं था, क्योंकि उसने उस दर्द को एक पवित्र वादे में बदल दिया था। अपने अपनों और अपने रिश्तों को कभी पीछे न छोड़ने का वादा। सीख, इस भागती हुई दुनिया में दौलत, पद और ऊंचे सपने जरूर होने चाहिए, पर उनसे भी ज्यादा जरूरी वो लोग हैं जिन्होंने हमें इन सपनों के काबिल बनाया। क्योंकि अक्सर जब हम सब कुछ पाकर वापस लौटते हैं तो घर तो वही मिलता है, बस हमारा इंतजार करने वाले वो बूढ़े हाथ और पथराई हुई आंखें नहीं मिलती।